नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 27 नवंबर 2020 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले तो देखो, डेयरी सेक्टर का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। मतलब ये कम्बिनेशन है 2 आर्टिकल्स का, एक बिजनेस लाइन का, एक लाइव मिनट का। काफ़ी क्वेश्चंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे जा सकते हैं जो ये हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे डेयरी सेक्टर से संबंधित। क्योंकि देखो, इसमें कुछ एस्पेक्ट्स इस प्रकार से कवर होंगे। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा ऑपरेशन फ्लड में, यानी मिल्क रेवोल्यूशन में, अमूल की सक्सेसफुल स्टोरी, डेयरी सेक्टर की प्रॉब्लम्स, इस प्रकार के काफ़ी एस्पेक्ट कवर होंगे। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। 20 नवंबर को एक नोटिफिकेशन रिलीज की गई जिसमें बताया गया कि आयुर्वेद पोस्ट ग्रेजुएट्स के द्वारा कौन से सर्जिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जा सकते हैं। इसको लेकर कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या फिर एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, उन्होंने विरोध करना स्टार्ट किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आयुर्वेद जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उनको सर्जरी परफॉर्म करने की इजाज़त क्यों दे रही हो। नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एंटी कन्वर्जन लॉज से संबंधित। और ये जो आर्टिकल है, चेन्नई और आसपास के इलाकों में जो स्टॉर्म आया है, इस आर्टिकल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलते नहीं हैं, तो इसको हम नहीं देखेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अमूल की सक्सेसफुल स्टोरी और डेयरी सेक्टर से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से और इवन एग्रीकल्चर से भी आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सिस्टमेटिक ढंग से ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंडिया में 26 नवंबर 2014 को नेशनल मिल्क डे इस्टाब्लिश किया गया। तब से लेके अभी तक 26 नवंबर का जो दिन है वो हर साल नेशनल मिल्क डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। इंडियन डेयरी एसोसिएशन, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और मेजर स्टेट मिल्क फेडरेशंस के द्वारा। मकसद होता है सम्मान देना किसको, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन वाइट रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, पद्म विभूषण वर्गीस कुरियन को। इन्हें इंडिया का मिल्कमैन के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म दिवस होता है 26 नवंबर को, इसीलिए नेशनल मिल्क डे को भी ऑब्जर्व किया जाता है 26 नवंबर को। इस साल हम वर्गीस कुरियन की 99th बर्थ एनिवर्सरी बना रहे हैं। देखो, ऐसा कहा जाता है वर्गीस कुरियन के प्रयासों से इंडिया, जो कि मिल्क के मामले में एक डेफिसिट कंट्री था, मतलब जितने मिल्क की आवश्यकता थी हमारे देश में उतनी सप्लाई नहीं हो पाती थी, जितनी डिमांड थी उतनी सप्लाई नहीं हो पाती थी, तो हमें दूसरे देशों से मिल्क को इंपोर्ट करना पड़ता था। तो जो वाइट रेवोल्यूशन आई उसमें वर्गीस कुरियन का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा। नतीजा ये निकला, आज इंडिया अच्छा खासा, इंडिया के पास सरप्लस है दूध के मामले में। ना सिर्फ हम सेल्फ सफिशिएंट हैं बल्कि हम एक्सपोर्ट भी काफ़ी करते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अमूल की स्टोरी के बारे में। देखो, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अमूल का क्या रोल रहा वाइट रेवोल्यूशन लाने में, या फिर डॉक्टर वर्गीस कुरियन का क्या रोल रहा वाइट रेवोल्यूशन में। तो इनडायरेक्टली कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो, अमूल को इस्टेब्लिश किया गया था 1946 में त्रिभुवन दास पटेल के द्वारा अंडर द गाइडेंस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। और शुरुआत में जब अमूल को इस्टेब्लिश किया गया था, नाम अमूल नहीं था, नाम था कैरा डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन लिमिटेड। बाद में नाम अमूल पड़ा। त्रिभुवन दास पटेल जिन्होंने अमूल को शुरुआत में इस्टेब्लिश किया, ये 1970s तक, जब तक इनकी रिटायरमेंट नहीं हो गई, ये फाउंडिंग चेयरमैन रहे ऑर्गेनाइजेशन के। इन्होंने डॉक्टर वर्गीस कुरियन को हायर किया 1949 में। शुरुआत में डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने अमूल के टेक्निकल और मार्केटिंग एफर्ट्स को गाइड किया, यानी टेक्निकल फील्ड में क्या होना चाहिए, मार्केटिंग कैसी होनी चाहिए, इन सब क्षेत्रों में अपनी गाइडेंस प्रोवाइड की गई डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा। और बाद में जब डेथ हो गई त्रिभुवन दास पटेल की, तो उसके बाद कुछ समय तक डॉक्टर वर्गीस कुरियन चेयरमैन भी रहे अमूल के। कुरियन ने गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड को इस्टेब्लिश किया, मतलब ये फाउंडर चेयरमैन थे इस फेडरेशन के। 30 सालों तक 1973 में ये गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड इस्टेब्लिश हुई थी और 2006 तक ये चेयरमैन रहे इस ऑर्गेनाइजेशन के। इस ऑर्गेनाइजेशन को क्रेडिट जाता है अमूल की मार्केटिंग के लिए। आज देखो, अमूल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो विदेशों में भी बिकते हैं, तो इसका श्रेय जाता है इस फेडरेशन को, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क
मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। अमूल ने देखो स्टार्टिंग में 2 डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ शुरुआत की थी। शुरुआत में एक दिन में 247 लीटर मिल्क को प्रोक्योर किया जाता था। मकसद यही था किसानों से डायरेक्टली मिल्क को प्रोक्योर करना और इसके लिए उनको उचित दाम देना बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ मिल्क। शुरुआत में नाम क्या था आपको पता है, KDCMPUL, कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड। शुरुआत में ये नाम था, लेकिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने किसानों से सजेशंस मांगे कि इस प्रोड्यूसर यूनियन का नाम क्या होना चाहिए, और किसानों से सजेशन मिलने के बाद नाम जो है वो चेंज कर दिया गया और रख दिया गया अमूल। 1960 आते आते अमूल देखो गुजरात का एक वेल नोन ब्रांड बन चुका था। उसके बाद 1964 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने डॉक्टर वर्गीस कुरियन के काम से इम्प्रेस होकर उन्हें कहा कि आप अमूल के मॉडल को पूरे देश में अब रेप्लिकेट कीजिए। गुजरात में तो देखो अमूल ब्रांड बन चुका था 1964 आते आते, तो शास्त्री जी ने डॉक्टर कुरियन को कहा कि आप इसी मॉडल को अब पूरे देश में रेप्लिकेट कीजिए। तो डॉक्टर कुरियन की लीडरशिप में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को इस्टेब्लिश किया 1965 में, ताकि इस मॉडल को पूरे देश में रेप्लिकेट किया जा सके। उस समय देखो इंडिया में दूध की डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी। दूसरे देशों पे इंडिया डिपेंड करता था मिल्क को इंपोर्ट करने के लिए। तो इस प्रॉब्लम से निजात दिलाने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने 1970 में ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम लॉन्च किया अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ताकि गुजरात में जो सफल मॉडल सामने आया था मिल्क कोऑपरेटिव्स का, उस प्रकार की डेयरी कोऑपरेटिव्स का नेटवर्क पूरे देश में इस्टेब्लिश किया जा सके। तो ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम सक्सेसफुल साबित हुआ। इंडिया में आज के समय में देखो लार्जेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव का नेटवर्क है, और आज के समय में इंडिया लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री है। मिल्क के मामले में आज के समय में इंडिया टोटली सेल्फ सफिशिएंट है। पूरे वर्ल्ड में जितना मिल्क प्रोड्यूस होता है इंडिया उसमें 22% कंट्रीब्यूट करता है। ये 2018 का आंकड़ा है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन की लीडरशिप में गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन को इस्टेब्लिश किया गया था 1973 में, ताकि अमूल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग की जा सके, उनको बेचा जा सके। इसके साथ साथ इरमा यानी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद ये इस्टेब्लिश किया गया था 1979 में, ताकि प्रोफेशनल मैनेजर्स को प्रोड्यूस किया जा सके। देखो डॉक्टर कुरियन के जो एफर्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे डेयरी सेक्टर के लिए, और इससे हमारी इकोनॉमी को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। रूरल एरियाज़ में बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। रूरल पॉवर्टी इससे कम हुई क्योंकि रूरल हाउस होल्ड्स का इनकम लेवल बढ़ा। इसके साथ साथ लाखों रूरल हाउस होल्ड्स की फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर हुई, और इससे देखो लाइव स्टॉक सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा। लाइव स्टॉक सेक्टर मतलब पशुपालन। 2019 आते आते ये जो लाइव स्टॉक सेक्टर है देश की जीडीपी में 4.11% कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया ब्राज़ील के बाद सेकंड लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन वाला देश है। डेयरी सेक्टर का एक सिग्निफिकेंट शेयर है लाइव स्टॉक सेक्टर में, और टोटल लाइव स्टॉक की जो आउटपुट है उसमें देखो 67% तो डेयरी सेक्टर की है। आपको पता है ना, पशुओं से बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्राप्त किए जाते हैं, तो उनमें से 67% जो कंट्रीब्यूशन है वो डेयरी सेक्टर का है। देखो अगर हम पैडी, वीट, पल्सेस इन सब की प्रोडक्शन को कंबाइन कर दें तो फिर आपको पता लगेगा मिल्क की जो प्रोडक्शन है कंबाइंड प्रोडक्शन का ऑलमोस्ट 20.6% है। डेयरी सेक्टर जो है जैसा हमने डिस्कस किया बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, खास करके महिलाओं को, लैंडलेस, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को भी। अभी के समय में देखो 84 लाख किसान डिपेंड करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए डेयरी सेक्टर पर, और जिसमें से 84 लाख में से 71% तो महिलाएं हैं। एक और चीज़ देखो, वैसे एग्रीकल्चर सेक्टर आपको पता है किसानों को पूरा साल रोजगार नहीं प्रोवाइड करते हैं। एक सीज़न ख़त्म हो गया उसके बीच गैप रहेगा, दूसरा सीज़न ख़त्म हो गया उसके बीच में भी गैप रहेगा। तो रूरल हाउस होल्ड्स को एग्रीकल्चर सेक्टर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है ऑलमोस्ट 90 से 120 दिनों के लिए। मेनली 2 सीज़न है हमारे पूरे देश में जहाँ पर भी खेती योग्य ज़मीन है, किसान खेती करते हैं। तो राइटर कहते हैं बचे हुए जो दिन हैं उन बचे हुए दिनों में
डेयरी सेक्टर किसानों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं इश्यूज की। ये तो हमने बात की सिग्निफिकेंस की, डेयरी सेक्टर का सिग्निफिकेंस क्या है। अब बात करते हैं इश्यूज की। डेयरी सेक्टर में इश्यूज कौन कौन से हैं। देखो, पहला इशू, वैसे तो सबसे ज़्यादा मिल्क पूरे वर्ल्ड में इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है, बट अगर आप डेटा को एनालाइज करोगे अच्छे से तो ये पता लगेगा हमारे देश में देखो 9 राज्य ऐसे हैं जो इंडिया की टोटल मिल्क प्रोडक्शन में 77% कंट्रीब्यूट करते हैं। बाकी बचे हुए स्टेट्स में जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क है वो नेशनल एवरेज से काफ़ी कम है। मतलब इंडिया में भी मिल्क के मामले में इनइक्वालिटी है। कई राज्यों में आपको मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा और कई राज्यों में बहुत कम मिलेगा। दूसरा, सीजनल फ्लक्चुएशंस काफ़ी होती हैं। देखो, एनिमल्स जैसे कि भैंस, ये क्या करते हैं, सर्दियों के सीजन में ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करते हैं और गर्मियों के सीजन में कम करते हैं। तो ये फ्लक्चुएशन जो होता है, इससे किसान क्या करते हैं, वो सर्दियों में जो उनके पास सरप्लस मिल्क आता है, क्योंकि पशु ज़्यादा मिल्क देते हैं, उनका वो इस्तेमाल करते हैं स्किम्ड मिल्क पाउडर बनाने के लिए, घी या फिर बटर बनाने के लिए, ताकि आगे जो लीन मंथ्स आएंगे गर्मियों के सीजन में, इन सब प्रोडक्ट्स की सहायता से अपने इनकम लेवल को सस्टेन किया जा सके। बट देखो, हुआ क्या है ना, कोविड-19 की वजह से ये जो मॉडल है वो धराशायी हो गया है। क्यों? क्योंकि आपको पता है गर्मियों के सीजन में तो पूरी तरह से लॉकडाउन लगा हुआ था और किसानों ने पिछली सर्दियों में जो अपने प्रोडक्ट्स को स्टॉक करके रखा था, घी या फिर बटर के प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स बिक नहीं सके किसानों के। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ये सब बंद थे ना, तो इस वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ। और अब देखो, एक नुकसान ये भी हुआ, बल्क में मिल्क नहीं बिक पा रहे हैं। शादी हो नहीं रही है, मतलब शादी तो हो रही है लेकिन वो नहीं होते, ज़्यादा लोग जमा नहीं होते। रोक लगा रखी है विभिन्न सरकारों ने कि 50 से ज़्यादा लोग जमा नहीं होंगे, तो फिर इसलिए किसान बल्क में मिल्क नहीं बेच पा रही हैं। अब सप्लाई ज़्यादा हो गई, डिमांड कम है, तो मिल्क के दाम जो हैं वो कम हो गए ना, 10 से लेके 13 पर लीटर के बीच। इसके बाद दूसरे इश्यूज की बात करें, डेयरी सेक्टर में स्लो डाउन है। वैसे तो देखो, पिछले 15 सालों में इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन जो है ऑलमोस्ट डबल हो गया है, डबल से भी ज़्यादा हो गया है। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखें, बिल्कुल रिसेंट ईयर, पिछले 3-4 सालों में, तो मिल्क प्रोडक्शन के मामले में जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी कम हो गई है, लेस देन 3%। वो इसलिए क्योंकि डेयरी सेक्टर में अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रही है। डेयरी सेक्टर की जैसे देखो इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, हमने डिस्कस किया ओवरऑल जीडीपी में, बट गवर्नमेंट काफ़ी कम पैसा एलोकेट करती है डेयरी सेक्टर के लिए। नेक्स्ट, इनफॉर्मल डेयरी इकोनॉमी। देखो, इंडियन डेयरी सेक्टर की एक कमी ये है, सिर्फ 18 से 20% मिल्क जो प्रोड्यूस होता है वो चैनलाइज होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर के थ्रू। बाकी देखो ऑलमोस्ट 80% जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो अभी भी चैनलाइज होता है, मतलब उसका इस्तेमाल होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के थ्रू। नेक्स्ट है पुअर ब्रीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जेनेटिक्स। हमारे देश में ब्रीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा पुअर है, तो अच्छी नस्ल के पशु की कमी है। अगर देखो अच्छी नस्ल के पशु होंगे तो वो दूध ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन अच्छा ब्रीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है एनिमल फीड एंड फोडर। अच्छी क्वालिटी के एनिमल फीड और फोडर की भी कमी है, मतलब पशुओं को जो चारा खिलाया जाता है उसकी कमी है। नेक्स्ट, लैक ऑफ कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, दूध को स्टोर करने के लिए कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर का होना जरूरी है, अदरवाइज दूध की शेल्फ लाइफ कम होती है, आपको भी पता है। तो कई बार किसानों को देखो डिस्ट्रेस में अपना दूध बेचना ही पड़ता है औने पौने दामों में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं, उनको पता है नहीं बेचेंगे तो खराब हो जाएगा। तो इसलिए कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत होना जरूरी है डेयरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रखने के लिए। और देखो, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से काम नहीं चलेगा, बिजली भी तो होनी चाहिए ना। कई गाँव में तो बिजली भी नहीं आती, बहुत कम समय के लिए बिजली रहती है। नेक्स्ट, जो छोटे और लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको एनकरेज करना जरूरी है कि आप डेयरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कीजिए, इससे आपका जो इनकम लेवल है वो बढ़ेगा और देश में मिल्क की जो अवेलेबिलिटी है वो भी ज़्यादा होगी और रूरल हाउस होल्ड्स में न्यूट्रिशन संबंधी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी दूर होगी। मतलब एक तीर से काफ़ी निशाने। नेक्स्ट आर्टिकल आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के द्वारा सर्जरी परफॉर्म करने से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो।
ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखो 2014 में मुंबई में एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच में इंडियन मेडिकल हेरिटेज के वर्च्यूज़ की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की थी। इंडियन मेडिकल हेरिटेज जैसे कि आयुर्वेद और सिद्धा, ये सब पद्धतियाँ प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच में एक एग्जाम्पल देते हुए कहा था कि जब देखो भगवान गणेश का सर धड़ से अलग हो गया था तो भगवान शिव ने एक हाथी के सर को लगा दिया था भगवान गणेश के सर पर। तो ये एक एग्जाम्पल है पुराने समय में किस प्रकार से इंडिया में सर्जरी एडवांस थी। देखो भगवान शिव एज ए सर्जन, अगर इसे आप मिथोलॉजी का हिस्सा भी माने तो सुश्रुता के बारे में आपने सुना होगा। इन्वायरमेंट में इनको सर्जरी के मामले में बहुत ज़्यादा निपुणता हासिल थी। इनकी एक बुक भी है सुश्रुता स्माहिता, जिसमें ये बुक संस्कृत में है, मेडिसिन और सर्जरी के ऊपर। इसमें बताया गया है राइनोप्लास्टी के बारे में। राइनोप्लास्टी में क्या होता है, नोज यानी नाक को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है चीक यानी गाल के टिश्यूज की सहायता से। और कब इन्होंने बुक लिखी थी, 800 BC में। हजारों सालों बाद मॉडर्न प्लास्टिक सर्जन्स को इस प्रोसीजर के बारे में पता लगा। ये तो बात की इंट्रोडक्शन की। अब बात करते हैं हाल ही में क्या हुआ है। देखो पिछले हफ्ते 20 नवंबर को गजट में एक नोटिफिकेशन निकालते हुए सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो इस काउंसिल ने एक नोटिफिकेशन रिलीज की गजट में, जिसमें कहा गया कि ये सारी सर्जरीज हैं जो कि परफॉर्म की जा सकती हैं पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के द्वारा। मैं फिर से बोलता हूं, देखो 20 नवंबर को गजट में एक नोटिफिकेशन रिलीज की गई थी सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के द्वारा। नोटिफिकेशन में बताया गया ये सारी सर्जरीज परफॉर्म की जा सकती हैं पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के द्वारा। तो इस नोटिफिकेशन के बाद एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई। क्यों? क्योंकि देखो जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं ना, एलोपैथिक डॉक्टर्स मतलब वो डॉक्टर्स जो MBBS की डिग्री हासिल करते हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को इतना सर्जरी परफॉर्म करना नहीं आता। अगर आधी अधूरी स्किल्स के साथ जो ये आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं वो सर्जरी परफॉर्म करेंगे तो पेशेंट्स को नुकसान पहुंचेगा। तो इस प्रकार के और काफ़ी सारे कंसर्न्स इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा भी रेज किए गए कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को सर्जरी ना परफॉर्म करने दी जाए। और देखो सीधी सी बात यह है ना, एलोपैथिक सर्जन्स को ये लगता है कि अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी सर्जरी परफॉर्म करेंगे तो हमारी तो वैल्यू कम हो जाएगी ना। ये तो नॉर्मल सी बात है प्रैक्टिकली। इसके बाद थोड़ा बैकग्राउंड डिस्कस किया जाता है। देखो ब्रिटिश राज जब था हमारे देश में तो ब्रिटिशर्स आयुर्वेद को अनसाइंटिफिक, मिस्टिकल और रिलीजियस बिलीफ मानते थे। तो ब्रिटिश राज ने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं आयुर्वेद पे, बल्कि आयुर्वेद सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का काम किया। 1835 में आयुर्वेद की टीचिंग को सस्पेंड कर दिया गया था कैलकाटा मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद बोर कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी वो तो देखो मॉडर्न मेडिसिन के फेवर में थी, यानी जो एलोपैथी सिस्टम है उसके फेवर में थी। इसलिए आयुर्वेद सिस्टम को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला कॉलोनियल इरा में। लेकिन ब्रिटिशर्स में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने वैदिक टेक्स्ट को रिकवर किया और उस टेक्स्ट की सहायता से पता लगा कि आयुर्वेद सिर्फ एक मिथ नहीं है। वास्तव में इंडिया में पास्ट में काफ़ी सर्जरीज परफॉर्म की जाती थी और आयुर्वेद की सहायता से, मतलब आयुर्वेद में भी साइंस इन्वॉल्व है, ऐसा पता लगा जो वैदिक टेक्स्ट बाद में मिले। और इसके साथ साथ देखो इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम जो चल रहा था उसमें ब्रिटिशर्स तो ये कहा करते थे ना उस स्ट्रगल को दबाने के लिए कि आपको कुछ नहीं आता, हम आपको सिविलाइज कर रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स के इस नरेटिव को काउंटर करने के लिए हमारे जो लीडर्स थे वो ये बताने की कोशिश करते थे आप झूठ बोल रहे हो, पास्ट में इंडिया जो है वो एक ग्लोरियस सिविलाइजेशन रहा है, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड, आपसे भी ज़्यादा एडवांस्ड। तो जब इंडियन लीडर्स इस प्रकार की बातें बोलते थे फिर वो आयुर्वेद की तो तारीफ करेंगे ना कि आयुर्वेद में बहुत पावर थी, पास्ट में कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्जरीज को परफॉर्म किया जाता था। तो इंडियन लीडर्स ने आयुर्वेद का गुणगान करना स्टार्ट किया ताकि ब्रिटिशर्स के उस नरेटिव को काउंटर किया जा सके कि इंडियंस को कुछ नहीं आता है।
इसके बाद देखो देश आज़ाद हो जाता है, और आज़ादी के बाद चूंकि फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली गई थी, आयुर्वेद की तारीफ भी की गई थी लीडर्स के द्वारा, ताकि एक नेशनलिज्म की भावना भी जगाई जा सके देश के लोगों में कि देखो पास्ट में हमारी सिविलाइजेशन कितनी ज़्यादा महान थी। तो आज़ादी के बाद चुनौती ये पैदा हो गई कि दोनों मेडिसिन सिस्टम को किस प्रकार से एकोमोडेट किया जाए। एक तरफ आयुर्वेद, दूसरी तरफ मॉडर्न मेडिसिन। तो ऐसी सिचुएशन में सरकार के सामने दो ऑप्शंस अवेलेबल थे। पहला तो देखो आयुर्वेद से भी और मॉडर्न मेडिसिन से भी जो अच्छे अच्छे फीचर्स हैं वो ले लो और दोनों को इंटीग्रेट कर दो। समझ गए? मॉडर्न मेडिसिन के जो फीचर्स हैं वो ले लो अच्छे, और आयुर्वेद में अगर कुछ अच्छे फीचर्स निकलते हैं तो उनको ले लो, और एक अलग से मेडिसिन सिस्टम को इस्टेब्लिश किया जाए दोनों को इंटीग्रेट करके। देखो ये पॉसिबल तो था लेकिन आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेके डिफरेंसेस हैं दोनों मेडिसिन सिस्टम में, कंपैटिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए कोशिश तो की गई गवर्नमेंट के द्वारा, इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी चलाए गए जिसमें दोनों मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाता था, आयुर्वेद के बारे में भी और मॉडर्न मेडिसिन के बारे में भी। बट देखो धीरे धीरे जो आयुर्वेद के एक्सपर्ट्स थे उन्होंने भी विरोध करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से इंटीग्रेशन हो रहा है तो मतलब आयुर्वेद को आपके द्वारा डाइल्यूट किया जा रहा है, आप इंटीग्रेट करके मत पढ़ाइए। तो इस बाद में फिर ये इंटीग्रेटेड कोर्सेज चलना बंद हो गए। तो वो स्टूडेंट्स जो आयुर्वेदिक मेडिसिन में डिग्री हासिल करते थे उनके लिए देखो ये डिग्री सिर्फ एक आयुर्वेद के कोर्स की तरह बन गई, डिग्री की ज़्यादा वैल्यू नहीं रही। अब देखो जो आयुर्वेद में डिग्री हासिल करेंगे अब उनको जॉब भी तो प्रोवाइड करनी है ना। मार्केट में लोग ऐसी टेबलेट्स चाहते हैं जिनसे झट से इलाज हो जाए, जो एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं, मॉडर्न मेडिसिन। तो इसलिए आयुर्वेद के कोर्स में भी मॉडर्न मेडिसिन के बेसिक्स को पढ़ाया जाने लगा आयुर्वेद के स्टूडेंट्स को भी। समझ रहे हो चीज़ आप? क्योंकि देखो आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स थे उनको आइडेंटिटी क्राइसिस का सामना करना पड़ा। अब आपको मार्केट में सर्वाइव करना है, आपने अपना क्लिनिक खोल लिया, मार्केट में आपको सर्वाइव करना है, तो आपको मॉडर्न मेडिसिन की थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी ही चाहिए। इसलिए आयुर्वेद के स्टूडेंट्स को मॉडर्न मेडिसिन के थोड़े बहुत बेसिक्स भी पढ़ाया जाने लगा। बहुत सारे आयुर्वेद के ग्रेजुएट्स थे जिन्होंने अपनी जनरल प्रैक्टिस चालू की, और कई आयुर्वेद के ग्रेजुएट्स ऐसे थे जिन्होंने रूरल और अंडर सर्व्ड एरियाज में अपना क्लिनिक खोला, और कईयों ने तो नर्सिंग होम भी खोला। रूरल महाराष्ट्र में कई सारे नर्सिंग होम्स ऐसे हैं जो इंटीग्रेटेड ग्रेजुएट्स के द्वारा रन किए जाते थे। जैसे कि एग्जांपल दिया जाता है इन चिपलून जो कि कोंकण में है, यहाँ पर जो भी नर्सिंग होम्स थे उनमें देखो चाइल्ड बर्थ संबंधित सर्विसेज या फिर सर्जिकल सर्विसेज को रन किया जाता था नॉन एलोपैथिक ग्रेजुएट्स के द्वारा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो आपको भी पता है रूरल एरियाज में अवेलेबिलिटी ही बहुत बड़ी चीज़ है, स्पेशलाइजेशन तो आप भूल ही जाइए। मतलब रूरल एरियाज में सर्विस अवेलेबल है वो ही काफ़ी है। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद देखो जैसे जैसे हमारे देश ने डेवलप किया तो मॉडर्न मेडिसिन का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंक्रीज होता गया। एलोपैथिक डॉक्टर्स की जो कमी थी पहले काफ़ी ज़्यादा, वो धीरे धीरे भरने लगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आज डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं हमारे देश में, लेकिन कंपैरिजन की बात की जा रही है कि मॉडर्न मेडिसिन का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता गया और एलोपैथिक डॉक्टर्स की संख्या बढ़ती गई। इस वजह से आयुर्वेद के डॉक्टर्स की जो वैल्यू है वो कम होती गई। इनमें से बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट्स थे जिन्होंने डॉक्टर का टैग हासिल करने के लिए डिग्री हासिल की ताकि सोशल स्टेटस को इंक्रीज़ किया जा सके, मैरिज मार्केट में अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ किया जा सके, ये सब चीज़ें। लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। डिमांड तो देखो मॉडर्न मेडिसिन की थी, लेकिन अब एक्सपर्टीज़ है नहीं इतनी ज़्यादा मॉडर्न मेडिसिन में, क्योंकि डिग्री तो आयुर्वेद की हासिल की है। तो इनमें से काफ़ी ज़्यादा रेजिडेंट डॉक्टर्स बन गए, इंटेंसिव केयर ड्यूटी डॉक्टर्स बन गए, ऑपरेशन थिएटर में असिस्टेंट सर्जन्स बन गए। मतलब उन्होंने ऐसी स्किल्स हासिल की जिससे उनका जीवन यापन चल सके। और आयुर्वेद डॉक्टर्स की देखो एक खास बात ये थी, जो लोग MBBS की डिग्री हासिल करते हैं ना, उनका ध्यान काफ़ी ज़्यादा भटकता है, MD बन जाते हैं या फिर उससे हाई डिग्री हासिल कर लेते हैं। लेकिन ये जो आयुर्वेद के डॉक्टर्स थे जिन्होंने ये स्किल्स हासिल की, जो
ऑपरेशन थिएटर्स में असिस्टेंट सर्जन्स बन गए। इनका ध्यान भटकता नहीं था क्योंकि इनको पता था कि हमें तो यही बनना है अब। तो अब सिचुएशन ऐसी है कई जगह पर और कई केसेस में, बल्कि ये जो आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं ये ज़्यादा अच्छी सर्जरी परफॉर्म करते हैं। जैसे मुंबई का एग्जाम्पल दिया जाता है, एक होम्योपैथिक ग्रेजुएट थे, वो दूसरों को ट्रेन कर रहे थे एलोपैथिक डॉक्टर्स को एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन के बारे में। ये है ECMO। ये एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स हार्ट लंग मशीन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है क्रिटिकली इल कोविड-19 के पेशेंट्स को मॉनिटर करने के लिए। तो ट्रेन किसके द्वारा किया जा रहा था इस मशीन से संबंधित चीज़ों के बारे में? एक होम्योपैथिक ग्रेजुएट के द्वारा। महाराष्ट्र में देखो 108 नंबर जो डायल किया जाता है, एम्बुलेंस आती है, और 108 जो ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है, इसमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं नॉन MBBS डॉक्टर्स के द्वारा। इवन कोविड-19 के दौरान काफ़ी सारे क्वारंटीन सेंटर्स को रन किया गया नॉन MBBS डॉक्टर्स के द्वारा। लेकिन देखो ये कम पे काम करते हैं, इसलिए हॉस्पिटल्स को खर्च भी कम आता है अगर वो इन डॉक्टर्स का सहारा लेते हैं। लेकिन ये एक आर्ग्यूमेंट नहीं है, राइटर कहते हैं ये एक आर्ग्यूमेंट नहीं है, बस बताने की बात है कि कम पे काम करते हैं नॉन MBBS डॉक्टर्स। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स देने के बाद राइटर फिर से आते हैं इस नोटिफिकेशन की तरफ जो कि इशू की गई थी 20 नवंबर को। देखो जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, ये बताया गया है इस नोटिफिकेशन में कि पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेद डॉक्टर्स के द्वारा कौन कौन से सर्जिकल प्रोसीजर्स को परफॉर्म किया जा सकता है। टोटल 58 सर्जिकल प्रोसीजर्स को परफॉर्म किया जा सकता है पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेद डॉक्टर्स के द्वारा। राइटर कहते हैं देखो इनमें से कई तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं। इवन मॉडर्न मेडिसिन के जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उन पर भी पेशेंट आसानी से ट्रस्ट नहीं करेगा अगर उन्होंने इस प्रकार के 100 प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं किए हैं या फिर कम से कम उनमें असिस्ट नहीं किया है। तो फिर पेशेंट कैसे एक आयुर्वेद के पोस्ट ग्रेजुएट पर ट्रस्ट करेगा इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स के लिए? जैसे एक एग्जांपल दिया जाता है रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। इस प्रोसीजर का नाम है कोलीसाइटेक्टोमी। इस प्रोसीजर को परफॉर्म करना आसान नहीं है, इसको लेकिन जगह दी गई है उन 58 सर्जिकल प्रोसीजर्स में जो कि परफॉर्म किए जा सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेद डॉक्टर्स के द्वारा। तो फिर देखो क्वेश्चन ये उठता है करना क्या चाहिए। राइटर कहते हैं देखो इस प्रकार से सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाने से कुछ नहीं होगा। आयुर्वेद के ग्रेजुएट्स अभी फिलहाल आइडेंटिटी क्राइसिस का सामना कर रही हैं, उनको एक आइडेंटिटी देने की आवश्यकता है। हमारे देश में हेल्थ केयर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, डॉक्टर्स की कमी है, तो इनको कुछ क्षेत्रों में अच्छी ट्रेनिंग दी जा सकती है और यूटिलाइज किया जा सकता है आयुर्वेद के ग्रेजुएट्स को। जैसे एक एग्जांपल है ट्रॉमा विक्टिम्स, मतलब जिनका एक्सीडेंट हो गया है, उनको एम्बुलेंस केयर प्रोवाइड करना ऑन साइट। अभी इस क्षेत्र में डॉक्टर्स की बहुत कमी है, तो एम्बुलेंस केयर में इस्तेमाल किया जा सकता है आयुर्वेद ग्रेजुएट्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देने के बाद। अगर ऐसा किया जाता है तो हजारों लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। लास्ट में ये कहा जाता है आयुष में ये सब पद्धतियाँ आती हैं इलाज की, आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। ये देखो प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए प्रायोरिटी एरिया है क्योंकि इनको रिवाइव करना प्रेजेंट गवर्नमेंट के नैरेटिव में फिट बैठता है। बट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जो विरोध है वो देखो लॉजिक के आधार पर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, विरोध कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। आप बिना लॉजिक के किसी चीज़ का विरोध करोगे तो जनता उसे मानेगी नहीं। तो आप जो विरोध कर रहे हो सोशल मीडिया पर, उनको आर्गुमेंट्स की सहायता से उसका विरोध कीजिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल पुलिसिंग फेथ से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। हाल ही में यूपी कैबिनेट के द्वारा एक ऑर्डिनेंस क्लियर किया गया ताकि गवर्नर उसे प्रोमलगेट कर सकें। उस ऑर्डिनेंस को लेके पूरा विवाद है। इस ऑर्डिनेंस में जो रिलीजियस कन्वर्जेंस हैं उनको रोकने की कोशिश की गई है। क्या क्या प्रोविजंस हैं इस ऑर्डिनेंस में? अगर देखो कोई मैरिज सिर्फ इसलिए होती है कि
लड़की का धर्म चेंज किया जा सके। आपको भी पता है लव जिहाद को लेकर जो कंट्रोवर्सी होती रहती है उसको एड्रेस करने के लिए ये ऑर्डिनेंस है। तो ऑर्डिनेंस में ये प्रोविज़न किया गया है, अगर देखो शादी का मकसद सिर्फ लड़की का धर्म चेंज करना है, रिलीजियस कन्वर्जन है, तो फिर वो शादी नल एंड वॉइड हो जाएगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? जो रिलीजन को कन्वर्ट कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये प्रूव करना कि फोर्सफुली धर्म को नहीं कन्वर्ट किया जा रहा है और गलत तरीके से धर्म को नहीं कन्वर्ट किया जा रहा है। अगर देखो वायलेशन होता है किसी प्रोविजन का तो 6 महीने से लेकर 3 साल की सजा हो सकती है और फाइन हो सकता है 10,000 का या फिर दोनों। कौन कन्वर्ट कर सकता है रिलीजन को? देखो अगर कोई भी रिलीजन को कन्वर्ट करना चाहता है तो उसे 2 महीने पहले एडवांस में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख के देना होगा कि मैं धर्म को चेंज करना चाहता हूं। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो 1977 का सुप्रीम कोर्ट का एक फेमस जजमेंट है, जजमेंट का नाम है स्टैनिस्लाउस। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि आर्टिकल 25 के अंतर्गत आपको जो राइट टू प्रोपगेट रिलीजन है उसका मतलब यह नहीं कि आपके पास राइट टू कन्वर्ट भी है। यह सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 1977 में। लेकिन देखो जो अर्ली लॉज थे उनमें कन्वर्जन बाय मैरिज को बैन नहीं किया गया था, बट अब यूपी सरकार जो ऑर्डिनेंस लेके आई है उसमें कन्वर्जन बाय मैरिज को बैन करने की कोशिश की गई है। इवन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इसी प्रकार के जो कानून हैं उनको बनाने की कवायद चल रही है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी जो जजमेंट दिया, या फिर सफीन जहां हादिया केस 2018 में जो जजमेंट दिया उसमें साफ तौर पर कहा कि मैरिज एक ग्राउंड नहीं है कन्वर्जन को प्रोहिबिट करने के लिए। मतलब मैरिज के बाद कन्वर्जन हुआ है तो आप इसे रोक नहीं सकते, क्योंकि इसमें राइट्स ऑफ प्राइवेसी, राइट्स ऑफ चॉइस एंड मैरिटल फ्रीडम की बात आ जाती है। तो अगर यूपी सरकार का या फिर हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड सरकार के ये जो लॉज हैं सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो शायद सुप्रीम कोर्ट इनको स्ट्राइक डाउन कर देगी, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया राइट टू प्राइवेसी जजमेंट और सफीन जहां हादिया केस 2018 की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि मैरिज के बाद अगर कन्वर्जन होता है तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड नहीं है कन्वर्जन को रोकने के लिए। वैसे देखो इस कानून को लेके और भी काफ़ी कंसर्न्स हैं, जैसे यूपी सरकार का ये जो कानून है इससे अभी बना नहीं है, इससे कम्युनलिज्म ज़्यादा बढ़ सकता है सोसाइटी में। लॉ में काफ़ी ज़्यादा एम्बिग्विटी है, जैसे अनड्यू इन्फ्लुएंस, अल्योरमेंट यानी लालच, कोर्जन, ये देखो काफ़ी एम्बिगुअस वर्ड्स हैं। टोटली मामला जज की डिस्क्रिशन पे डिपेंड हो जाएगा, जज की सब्जेक्टिव असेसमेंट पर निर्भर करेगा कि वो क्या मानते हैं। क्या ये मानते हैं कि ये जो मैरिज हुई है ये रिलीजन को कन्वर्ट करने के लिए हुई है, या फिर ये ट्रू इंटरफेथ मैरिज है। राइटर के अनुसार ये आर्टिकल 21 के ही अगेंस्ट है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के। सबको अपना अधिकार है अपना पार्टनर चुनने का, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। तो संविधान में जब फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया गया है तो क्वेश्चन उठता है क्या यूपी सरकार का ये कानून सुप्रीम कोर्ट के सामने टिक सकेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट इसे स्ट्राइक डाउन कर देगी। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया और हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। 3 इश्यूज आज हमने डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।